देखो इस एग्जांपल में टेम्परेचर का लीनियर वेरिएशन दिया होगा T1 टू T2 अक्रॉस लेंथ D। फाइंड द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव थ्रू द रीजन अक्रॉस D। तो टेम्परेचर का अगर लीनियर वेरिएशन दिया है तो अपन टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं ना। टेम्परेचर जो है वो x पे लीनियरली डिपेंड करेगा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, राइट। m क्या होगा? स्लोप। स्लोप मतलब T2 माइनस T1 अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज D। एंड c मतलब बाय इंटरसेप्ट, मतलब वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हेन x इज 0। जब x 0 है उस समय टेम्परेचर T1 है। तो टेम्परेचर का ये इक्वेशन समझ में आया, टेम्परेचर x के साथ कैसे वेरी करेगा, लीनियर मानते हुए हमने निकाल लिया। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होता है, राइट। और टेम्परेचर तो हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। टेम्परेचर जो है अगर वो 273 केल्विन रहता तो स्पीड ये होता। बट इन जनरल अगर टेम्परेचर एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो किसी भी एक्स पे जो साउंड का स्पीड होगा उसका भी ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। कैसे निकाला ये इक्वेशन? जब T 273 है उस समय साउंड का स्पीड v मान लियो। तो अगर T कोई भी जनरल T है उस समय साउंड का स्पीड क्या होगा, अगर ये मुझे निकालना है, इसको अगर मैं x मान लूं तो x बाई वी इक्वल टू टी अपॉन 273। सॉरी, ये अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा ना, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे रूट के भी टर्म्स आ जाएंगे। तो x को मैं v अपॉन रूट 273 इंटू रूट ऑफ टी लिख सकता, एंड रूट ऑफ टी में t को ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो x मतलब मुझे स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगा v डैश। और स्पीड ऑफ साउंड को अपन dx बाई dt लिख सकते हैं। और टेम्परेचर भी तुम्हें x का फंक्शन पता है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड और प्रॉपर लिमिट्स अप्लाई करके सॉल्व कर लो। समझ में आया ये टेक्निक? पिछले लेक्चर से और कोई डाउट है किसी को भी? ये इंटेंसिटी वाला पार्ट बाकी था ना अपना। ओके Yes, sir. देखो, इज इट ओके अभी आज आज के ये लेक्चर में अपन नोट्स लेक्चर के दौरान ना लिखे, बाद में लिखे, तुम बाद में कंप्लीट कर लोगे नोट्स। थोड़ा अपना सिलेबस पीछे रह गया क्योंकि एक दो लेक्चर्स अपने मिस हो गए थे। तो टाइमली अगर अपना सिलेबस हो जाएगा तो तुम्हें भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ज्यादा टाइम मिल पाएगा, ठीक है। तो Yes, sir. नोट्स बाद में लिख लेना, अभी खाली समझ लो सारी चीजें। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, ये हमने पढ़ा था, वेर ए इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन होता है डेल्टा पी एम इज बी ए के। तो ए को अपन डेल्टा पी एम अपॉन बी के लिख सकते हैं, और ए की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो और के इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी यूज करो। तो इक्वेशन को मैनिपुलेट करके तुम्हें इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में मिल जाएगा, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला को अलग से रटने की जरूरत नहीं, जो ट्रांसवर्स वेव्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला याद रखो। और कभी जरूरत पड़े इंटेंसिटी को प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखने की तो बस ये दोनों फॉर्मूलेज अप्लाई कर दो, ये तो तुम्हें ऑलरेडी याद है, ये वाला और ये वाला। और इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आई को डेल्टा पी के टर्म्स में तुम एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरीके से, ओके। जिस तरीके से अपन ने ट्रांसवर्स वेव्स में इंटरफेरेंस पढ़ा था वो भी यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले डेसिबल्स वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस इंटेंसिटी इन डेसिबल्स। साउंड कितना लाउड है, कितना ज्यादा लाउड है या कितना कम लाउड है, उसको मेजर करने का तरीका डेसिबल्स होता है, ये सबने सुना होगा। सो डेसिबल्स इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। तो बेसिकली हमारे जो कान होते हैं, ह्यूमन ईयर जो होता है, वो लोएस्ट पॉसिबल 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा में वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक सुन सकता है। उससे अगर ज्यादा हुआ तो सुनने में दिक्कत है कि इट विल कॉज अ लॉट ऑफ पेन, क्योंकि ये खुद ही बहुत ही हाई इंटेंस माना जाता है।
राइट. सो दिस रेंज इज वेरी ह्यूज, राइट, 10⁻⁻12 से लेके 1 तक. तो इस रेंज को कम करने के लिए अपन एक स्पेशल लोगैरिथमिक फंक्शन यूज करते, और इंटेंसिटी को अपन एक स्पेशल यूनिट्स में डिफाइन करते, विच इज कॉल्ड एज डेसिबल्स. इंटेंसिटी को अगर मान लो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर से डेसिबल्स में कन्वर्ट करना है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 log of I upon I नॉट. आई नॉट मतलब एज अ रेफरेंस अपन ने लोएस्ट पॉसिबल इंटेंसिटी ले लिया जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है. तो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं डेसिबल्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. बीटा इज द इंटेंसिटी इन डेसिबल्स. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे 10⁻⁻5 वॉट्स को, इतने इंटेंसिटी को अगर मुझे डेसिबल्स में कन्वर्ट करना है, डेसिबल्स को अपन स्मॉल डी और कैपिटल बी लिख सकते हैं. तो ऐसा करने के लिए इसको मैं बीटा मान लेता हूँ. तो बीटा कैन बी रिटन एज 10 log of I मतलब 10⁻⁻5 जिसको कन्वर्ट करना है, एंड I नॉट एक फिक्स्ड वैल्यू जो हमने रेफरेंस के लिए लिया हुआ है 10⁻⁻12. तो ये 10 log 10⁻7 आ जाएगा, विच इज 10 into 7, तो 70 डेसिबल्स हो जाएगा, राइट. तो 10⁻⁻5 वॉट्स इज सेम एज 70 डेसिबल्स. इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर. तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और थियोरी है, इसको भी तुम बाद में नोट कर लेना. बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ये तुम रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. तो नोट्स कंप्लीट कर लेना, और ये कुछ एग्जांपल्स उस पे. इन केस तुम्हें जो भी लेक्चर नोट्स में से कहीं पे भी डाउट आ रहा है, अपन अगले क्लास में डाउट्स ही डिस्कस करने वाले. तुम वो सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. मैं वापस ये सारी चीजें समझा दूंगा अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स. हमने जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में देखा था, वैसे ही साउंड वेव्स में भी कर सकते हैं. तो अगर ये दो प्रेशर वेव्स है P1 और P2, इनके इंटरफेरेंस से जो वेव निकल के आएगा रिजल्टेंट, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे. सेम कॉन्सेप्ट, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस. एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये वाला इक्वेशन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जो ट्रांसफर्स में यूज किया था. ओके. यहाँ पे अगर तुम वेव्स के इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हो, तो उनके जो इनिशियल फेज एंगल्स है φ1 एंड φ2, ये उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस φ2 - φ1 क्रिएट कर देगा. और देखो दोनों ही साइन के अंदर वाले जो टर्म्स है उसमें ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है. और अगर वेव्स अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं x1 एंड x2, तो x1 x2 ये दो अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, -kx2 माइनस ऑफ -kx1. ये फॉलो कर रहे हैं सब लोग? फेज डिफरेंस होता क्या है? साइन के अंदर का जो एंगल है उसका डिफरेंस. तो ये वाले जो दो टर्म्स है -kx1 एंड -kx2, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों वेव्स अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रहे हैं x1 एंड x2. तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा, अगर मान लो पाथ डिफरेंस x1 - x2 है जिसको डेल्टा x बोल सकते हैं, तो अगर डेल्टा x पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, k डेल्टा x. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में शायद ऐसा दिया रहेगा कि फेज डिफरेंस खाली पाथ डिफरेंस की वजह से ही, तो अपन फेज डिफरेंस को सिर्फ k डेल्टा x मान लेंगे, राइट. और अगर मान लो पाथ डिफरेंस के अलावा इनिशियल फेज डिफरेंस भी है, तो टोटल फेज डिफरेंस निकालने के लिए उन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी इनिशियल फेज डिफरेंस है प्लस जो भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सब? एनी डाउट्स ऑन दिस स्लाइड? सेम कॉन्सेप्ट है जो अपने ट्रांसवर्स में पढ़ा था. अपने ट्रांसवर्स वेव्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, याद है? यस सर. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो. फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, 2n पाई. और उस केस में अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 हो जाएगा. और अगर दोनों इंटेंसिटीज अलग है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. और अगर मान लो फेज डिफरेंस खाली पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है, तो उसको मैं k डेल्टा x से इक्वेट कर सकता हूँ. कंस्ट्रक्टिव के लिए k डेल्टा x शुड बी 2n पाई, एंड k मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स डेल्टा x शुड बी 2n पाई. तो सिंप्लीफाई करने पर जो डेल्टा x है, पाथ डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है,
n times lambda. That means for constructive interference, साउंड वेव्स में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। अगर ऐसा हो गया तो उनके इंटरफेरेंस से जो रिजल्ट आएगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आएगा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है वो 2n+1 पाई होता था, और अगर इंटेंसिटीज इक्वल है तो मिनिमम 0 आ जाता था, और अगर अनइक्वल है तो मिनिमम ये आ जाता था √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी अगर पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस को k डेल्टा x लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2n+1 पाई। इसको सिंप्लीफाई करने पर डेल्टा x जो है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 आ जाएगा। मतलब अगर वो λ/2 3 λ/2 एंड सो ऑन ऐसा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अपन मैक्सिमा नाम भी देते, मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अपन मिनिमा नाम भी देते, मिनिमा क्रिएट हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस के बारे में भी वो लोग पूछ सकते हैं कि कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो ये सोर्स है और ये डिटेक्टर, सोर्स से जो भी वेव्स आ रहा है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, एक पिंक वाला पार्ट और एक येलो वाला पार्ट, और ये दोनों वेव्स डिटेक्टर पे मिलके इंटरफेयर करेंगे। पिंक और येलो पार्ट का जो पार्ट डिफरेंस है वो 3πr/2 - πr/2 होगा, ये पायर हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए इस पाथ डिफरेंस को n लैम्बडा के इक्वल कर देंगे, तो उससे लैम्बडा मिल जाएगा। लैम्बडा इज πr/n वेयर n कैन बी 1 2 3 एनीथिंग। तो अगर मुझे लैम्बडा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो मैं n को 1 पुट कर दूंगा, उससे लैम्बडा πr आ जाएगा। सेम चीज मिनिमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मिनिमा में पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल करेंगे? 2n+1 λ/2। करेक्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशंस भी तुम रिफर कर सकते हो, इससे आंसर्स वेरीफाई कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है टू बी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम। जैसे अपन ने ट्रांसवर्स वेव्स में स्ट्रिंग्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करवाए थे ना, वैसे यहाँ पे एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जाएंगे। स्ट्रिंग्स में भी अपन ने देखा था दो केसेस होते थे, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। यहाँ पे अपन ऑर्गन पाइप्स की बात करेंगे। ऑर्गन पाइप्स मतलब एक सिलिंड्रिकल पाइप है, और उसके भी दो केसेस हो सकते हैं। ये पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हो सकता है, या फिर ओपन एट वन एंड हो सकता है, दूसरे साइड पे क्लोज्ड। ये ऐसे दो केसेस है। और रेजोनेंस कंडीशन सबको याद है ना। रेजोनेंस कंडीशन मतलब अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको अगर मैं हिट करवा के पाइप के पास रख दूं, ये फ्रीक्वेंसी अगर पाइप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो अपन बोल सकते हैं दैट ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद दैट मैचिंग फ्रीक्वेंसी, विच कैन बी सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सेम वर्ड्स यहाँ पे भी अपन यूज करेंगे जैसे ट्रांसवर्स में किया था, ठीक है। ट्रांसवर्स में भी अपन याद है अपन एक बाउंड्री कंडीशन लगाया था, ये जो फिक्स्ड एंड है वो हमेशा क्या बनेगा? नोड। नोड। करेक्ट। तो यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। बट साउंड वेव्स के केस में अपन दो टाइप के वेव्स को स्टडी कर सकते हैं, आइदर डिस्प्लेसमेंट वेव या फिर प्रेशर वेव, राइट। तो जो एंड ओपन होगा, ओपन एंड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? जो एंड ओपन होगा वहां पे क्या प्रेशर का कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा, या हमेशा एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा? एटमोस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा, तो फ्लक्चुएशन इन द प्रेशर विल ऑलवेज बी जीरो। दैट मींस ओपन एंड कैसा बिहेव करेगा? प्रेशर नोड। और अगर ओपन एंड प्रेशर नोड की तरह बिहेव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन जाएगा। याद है, एंटी नोड। जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम वहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, और जहाँ पे प्रेशर मिनिमम वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन जाएगा। ओपन एंड की ये स्पेशलिटी होगी, ओपन एंड की ये कहानी होगी। एंड सिमिलरली जो क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज्ड एंड है वहां पे डिस्प्लेसमेंट नोड फॉर्म होगा, और डिस्प्लेसमेंट नोड फॉर्म हो रहा है तो प्रेशर का क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रेशर का एंटी नोड। क्योंकि जो क्लोज्ड एंड है वहां पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे ना, उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन अपन को याद रखना है। इसके बेसिस पे अपन इक्वेशंस भी डिराइव कर सकते हैं। ये सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई, प्रेशर जीरो एट ओपन एंड, प्रेशर नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड एंड प्रेशर का एंटी नोड।
अभी तुम्हें ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ओपन एंड से साउंड्स कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट? क्लोज्ड एंड से तो समझ में आता है, बट ओपन एंड में क्या होगा? ओपन एंड में जब मान लो रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल कर रहा है, अपन ने रेयर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था ना, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शन मींस लो प्रेशर जोन। अगर वो ओपन एंड को रीच करेगा तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर उसके तरफ जाएगा और कंप्रेशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का हमेशा रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे डेल्टा पी जीरो होगा ओपन एंड में। और उसी तरीके से अगर मान लो कंप्रेशन जोन जा रहा है ओपन एंड पे, कंप्रेशन जोन मींस हाई प्रेशर जोन, तो वहां से एयर पार्टिकल्स सराउंडिंग के तरफ मूव करेंगे और वेव रिफ्रैक्शन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी डायफ्रैक्शन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये दोनों इंटरफेयर करेंगे ना, और इनका इंटरफेरेंस क्या देना चाहिए मुझे? डेल्टा पी जीरो। जैसे स्ट्रिंग में क्या होता था, अगर ये इंसिडेंट है तो स्ट्रिंग में रिफ्लेक्टेड उल्टा होता था ना, यहाँ पे भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये दोनों मिलके क्या देते थे? बाय जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो एट द फिक्स्ड एंड। तो वैसे ही यहाँ पे ओपन एंड पे डेल्टा पी को जीरो करवाने के लिए अगर इंसिडेंट कॉम्प्रेशन है तो रिफ्लेक्शन रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर इंसिडेंट रेयर फ्रैक्शन है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो कॉम्प्रेशन बन जाएगा, ताकि रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन हमेशा इंटरफियर करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे एंड इफेक्टिव चेंज इन प्रेशर जीरो आ जाए। ओके, अगर अपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? अगर तुम लोग ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हो तो यहाँ पे प्रेशर नोड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर एंटी नोड। ये सारी चीजें पहले नहीं पढ़ी है ना अपन ने? कंफर्म कर रहा हूँ जस्ट। नो सर। ओके ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर का नोड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड। तो सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? ऐसे आधा वेव फॉर्म हो रहा होगा, याद है जैसे अपन ने स्ट्रिंग्स फ्री एट वन एंड पे देखा था। तो पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप का जो केस है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वेव होगा वो ऐसा हो जाएगा, नोड एंटी नोड से रिप्लेस हो जाएगा और एंटी नोड नोड से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि आधा लूप फॉर्म हो रहा है, द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कैन बी रिटन एज लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा इज 4L एंड फ्रीक्वेंसी इज C by लैम्बडा। तो यहाँ पे भी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो C by 4L आ जाएगा, एक्जैक्टली सेम एज स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। याद है सबको ये? स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड का भी ये रिजल्ट आ रहा था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी C by 4L। और इवन नंबर हार्मोनिक्स यहाँ पे भी मिसिंग होंगे, सेम लॉजिक, क्योंकि सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होगी एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी से जो फ्रीक्वेंसी आ रही वो 3 टाइम्स हार्मोनिक हो जाएगी। तो उसको क्या नाम देंगे अपन? 3 टाइम्स हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स फंडामेंटल हार्मोनिक मतलब थर्ड हार्मोनिक। और क्योंकि ये फंडामेंटल के ऊपर पहली पॉसिबिलिटी, तो इसको मैं फर्स्ट ओवरटोन बोल सकता हूँ। तो सेम चीज तुम्हारा रिवाइज हो रहा है, एक्जैक्टली सेम चीज जो हमने पढ़ी थी वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी जो m तो ओवरटोन है वो 2m + 1 हार्मोनिक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स? दिस इज फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगर ओपन ऑर्गेनिक पाइप हुआ तो किससे मैच करेगा? इसके रिजल्ट्स मैच करेंगे फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो फंडामेंटल V by 2L आ जाएगा and in general frequency will be NB by 2L. All harmonics are available. Second harmonic will be 2 times fundamental. Third harmonic will be 3 times fundamental. और इसको फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन अपन बोल सकते हैं एंड सो ऑन, राइट? सेम लॉजिक लगा देना इस पे। और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको ट्राई कर लेना। अच्छा, एग्जांपल से पहले एक और चीज देखो, जो ओपन एंड्स होते हैं ना, जहाँ पे पाइप ओपन रहता है, एग्जैक्टली ओपन पे प्रेशर नोड फॉर्म नहीं होता। अगर मान लो ये पाइप का ओपन एंड, तो ये वाले लेवल से थोड़ा सा बाहर जाके प्रेशर नोड फॉर्म होता है। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड एंड करेक्शन की जो वैल्यू है वो तुम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। एंड करेक्शन इज गिवन बाय 0.3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर पाइप का मैं इंटरनल डायमीटर डी मान रहा हूँ तो एंड करेक्शन 0.3 टाइम्स डी हो जाएगा। तो एयर कॉलम का जो एक्चुअल लेंथ होगा, अगर मान लो ये क्लोज पाइप है, क्लोज्ड एंड पे एंड करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, खाली ओपन एंड पे ही लगाना। तो यहाँ पे एयर कॉलम का जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना होगा? एल या एल प्लस ई? L plus E. एल प्लस ई।
तो फॉर्मूला में अपन एल के बजाय एल प्लस ई ले लेंगे फॉर क्लोज्ड एंड। लेकिन अगर मान लो ओपन एंड होता तो एंड करेक्शन दोनों साइड पे लगता, दोनों ओपन एंड्स पे लगता। और अगर ऑर्गन पाइप का लेंथ एल है तो यहाँ पे एयर कॉलम का लेंथ अपन क्या ले लेते, L+2. एल प्लस टू। करेक्ट। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला था क्लोज्ड एंड वाले का जो हार्मोनिक था वो ऑड मल्टीपल था फंडामेंटल, एंड फंडामेंटल वाज v बाय 4l। तो 4l के बजाय 4l प्लस e लिख देंगे। एंड ओपन एंड का जनरल फॉर्मूला था nv बाय 2l। तो यहाँ पे l के बदले बस l बाय 2e कर देंगे विद द एंड करेक्शन। ओके। और अगर मान लो कहीं सवाल में एंड करेक्शन की बात नहीं चल रही, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ एंड करेक्शन के बारे में, डायमीटर भी नहीं दिया हुआ, तो तुम एंड करेक्शन को बाय डिफॉल्ट 0 मान सकते हो। फिर जो पाइप का लेंथ है वही ले लो। ठीक है, ये कुछ सर एग्जांपल ये सॉल्व कर लेना। यस बताओ। सर एंड करेक्शन क्यों होता है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। एक तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि पाइप का जो एज है वो एग्जैक्टली एटमोसफियर के अंदर नहीं गया ना, एंड जो ओपन एंड है वहां पे प्रेशर नोड फॉर्म होना चाहिए। एंड प्रेशर नोड मतलब प्रेशर हमेशा एटमोस्फियरिक के इक्वल होगा। तो वो पॉइंट एटमोस्फियर के अंदर जब जाएगा प्रॉपरली तभी उस पे प्रेशर हमेशा PATM हो पाएगा ना। ये रीजन तुम समझ सकते हो इसके लिए। मतलब अपन ऐसा मान रहे कि एंड एंड वाला जो पॉइंट है वो अभी तक प्रॉपर एटमोस्फियर पे नहीं है, तो प्रॉपर एटमोस्फियर में जाने के लिए उसको थोड़ा और बाहर आना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ये एग्जांपल सॉल्व कर लेना, इससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड जहां पे भी डाउट्स आ रहे हैं लेक्चर के किसी भी पार्ट पे, किसी भी कॉन्सेप्ट या एग्जांपल में, उसको मार्क करके रखना एंड मेक श्योर दैट यू क्लैरिफाई दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क क्वेश्चन सेट 3 ये भी सॉल्व कर लेना। अभी देखो यहाँ पे अपन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो भी ऑर्गन पाइप्स के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, उसको अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंट्स में। सो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ये एक सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पे डिटेक्टर प्लेस किया हुआ है। डी मतलब डिटेक्टर, जो साउंड को डिटेक्ट करेगा। और जैसे ही साउंड इस एपैरेटस के अंदर जाएगा, इस अरेंजमेंट के अंदर ए से एंटर करेगा, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक ये वाला पाथ फॉलो करेगा और दूसरा ये ब्लू वाला पाथ फॉलो करेगा। और ये दोनों साउंड वेव्स अभी आके डी पे इंटरफियर करेंगे और डिटेक्टर उनके इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करेगा, राइट। अभी एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है उसको अपन ने इस तरीके से अरेंज किया है। ये वाला पोर्शन देखो, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो राइट वाला ट्यूब है ब्लू कलर वाला, उसको मैं लेफ्ट या राइट मूव करवा सकता हूँ। लेफ्ट वाला ट्यूब को वैसे ही रख रहा हूँ मैं, राइट वाले ट्यूब को मैं ऐसे मूव करवा सकता हूँ, लेफ्ट या राइट। ओके, सो मान लो इसको एडजस्ट किया मैंने मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया इनिशियली, सच दैट डिटेक्टर जो है वो मैक्सिमा डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्टर जो है वो मैक्सिमा डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा मुझे बताओ, दोनों वेव्स में जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसका मल्टीपल रहा होगा? अगर वो मैक्सिमा डिटेक्ट कर रहा है तो लैम्बडा का मल्टीपल रहा होगा, राइट। तो इसको मैं n टाइम्स लैम्बडा मान सकता हूँ। पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्बडा रहा होगा, तो मैंने लेंथ को एडजस्ट करके मैक्सिमा डिटेक्ट करवा दिया डिटेक्टर से। और मुझे पता है कि इस समय पिंक वाली और ब्लू वाली इन दोनों वेव्स में जो पाथ का डिफरेंस रहा होगा वो n टाइम्स लैम्बडा रहा होगा। अभी अगला स्टेप क्या होगा, जो राइट वाला ट्यूब है उसको मैं ग्रेजुअली वेरी स्लोली वापस राइट की तरफ मूव करूंगा और राइट की तरफ मूव करते हुए चेक करते जाऊंगा कि मुझे वापस मैक्सिमा कब मिल रहा है। ओके, सो मान लो when right tube is moved by x, when right tube is moved by x, उसके बाद वापस मैक्सिमा डिटेक्ट किया गया, राइट। जब राइट ट्यूब को x से मूव करवाया गया तो कौन से वेव का पाथ बढ़ गया, पिंक या ब्लू? मैंने राइट वाले ट्यूब को x से राइट की तरफ मूव करवाया तो ब्लू वाले वेव का पाथ बढ़ गया होगा ना। ये वाला पॉइंट भी x से आगे मूव कर गया और ये वाला पॉइंट भी x से आगे मूव कर गया। सो तुम देख पा रहे हो
path of the right wave has increased by how much? Has increased by 2x. जाते समय और वापस आते समय उसको x एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा होगा, और जो लेफ्ट वाली वेव है उसका पाथ तो सेम है। तो मुझे बताओ ओवरऑल जो पाथ डिफरेंस है, वो भी तो 2x ही बड़ा होगा ना। पाथ डिफरेंस इंक्रीज बाय 2x, और पाथ डिफरेंस 2x से बढ़ के वापस मैक्सिमा डिटेक्ट करवा रहे। ऐसा कब हो सकता है? जब वो इंक्रीमेंट कितना हो। मुझे पता है कि मैक्सिमा तो लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, इन सारे पाथ डिफरेंस पे आता है। तो पाथ डिफरेंस को कितने से इंक्रीज करने पर वापस मैक्सिमा डिटेक्ट हो सकता है? लैम्बडा से, यस और नो? तो आई कैन से दैट दिस इंक्रीमेंट शुड बी इक्वल टू लैम्बडा। तो मुझे पता चल गया कि 2x लैम्बडा के इक्वल है। x तो मुझे पता ही, ये एक्सपेरिमेंटली मैंने मेजर कर लिया होगा, तो मुझे लैम्बडा पता चल गया। और जिस ट्यूनिंग फॉर्क से मैंने ये वेव क्रिएट किया था, उस ट्यूनिंग फॉर्क का मुझे फ्रीक्वेंसी भी पता है, f0 इज ऑल्सो नोन। सो यूजिंग दिस सेटअप I can find the speed of the sound as f0 into lambda. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इससे अपन स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। समझ में आया ये सबको? ओके, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एनी डाउट्स? आगे बढ़े, ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। अगले एक्सपेरिमेंट का नाम है रिजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट भी मैं तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ, इससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑर्गन पाइप में किस तरीके से रिजोनेंस क्रिएट होता है। द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रिजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर दिया, और कंटेनर के अंदर मैंने अभी ऑर्गन पाइप डिप किया। ऑर्गन पाइप मैंने पहले पूरा डिप कर दिया, और अभी इसको धीरे धीरे मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, और साथ साथ में मैं ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट करवा रहा हूँ। ओके, तो धीरे धीरे बाहर लेके आने पर मुझे पहली एक ऐसी L1 की वैल्यू मिलेगी, मिनिमम पॉसिबल L1, जिसपे रेजोनेंस कंडीशन हो रहा होगा। रेजोनेंस कंडीशन मतलब ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो इस पाइप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा होगा। बट हमें कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली कि वो मैच हो गया? जब भी वो फ्रीक्वेंसी मैच होगा, उस समय हमें ट्यूब से बहुत ही हाई इंटेंसिटी साउंड सुनाई देगी, धन करके ऐसे वो साउंड बहुत ही हाई इंटेंसिटी से बज रहा होगा। तो ऐसा सुनाई दिया मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई ये रिजोनेंस अचीव हो चुका है। और जिस भी लेंथ के लिए वो रिजोनेंस अचीव हुआ होगा, वो लेंथ को मैं मान लूंगा L1। और क्योंकि मैंने जीरो लेंथ से चालू किया था, तो L1 इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ, यस और नो? L1 इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ फॉर रिजोनेंस। इसका मतलब इस लेंथ में जो एयर कॉलम है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा होगा? फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, क्या लगता है? फंडामेंटल। मिनिमम पॉसिबल में तो फंडामेंटल में ऑसिलेट कर रहा होगा। एंड फंडामेंटल की करस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रेशर वेव की बात करूं, प्रेशर वेव का यहाँ पे नोड फॉर्म होगा। अगर एंड करेक्शन के साथ देखता हूं तो एग्जैक्टली ट्यूब के एज पे फॉर्म होगा या थोड़ा बाहर? थोड़ा सा बाहर फॉर्म हो जाएगा। लेट्स से एंड करेक्शन भी ले लेते, तो यहाँ पे प्रेशर का नोड फॉर्म हुआ, ये वाला एंड ओपन है, और ये वाले एंड को क्या मानेंगे? एयर कॉलम तो बस ये वाले पोर्शन में फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो नीचे वाले पॉइंट को क्लोज्ड एंड मान लेंगे, यस और नो? तो क्लोज्ड एंड पे प्रेशर का क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड। एंड एयर कॉलम जो है वो इस तरीके से प्रेशर वेव बना रहा होगा। एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की स्पेशलिटी क्या होती है? या फिर डायरेक्टली बेसिक से बताओ, ये जो L1 प्लस ई है, L1 प्लस ई, ये कितना लूप क्रिएट कर रहा है? कितने लूप का लेंथ है ये? वन कंप्लीट लूप या हाफ लूप? L1 प्लस ई इज द लेंथ ऑफ द हाफ लूप। तो L1 प्लस ई को मैं लैम्बडा बाय 4 लिख सकता हूँ, आधे लूप का लेंथ। ये पहला इक्वेशन आ गया। यहां तक कहानी क्लियर है? समझ में आया? L1 मैंने यस सर। मेजर कर लिया, और मैंने L1 प्लस ई को लैम्बडा बाय 4 लिख दिया, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा इस समय। अभी क्या करेंगे हम? अभी पाइप को थोड़ा सा और ऊपर लेके आएंगे।
और देखेंगे कि अगला लेंथ कौन सा है जिसपे वापस रिजोनेंस अचीव हो रहा है। पाइप को थोड़ा और ऊपर लेके आए और मान लो L2 लेंथ पे वापस रिजोनेंस आ गया। ट्यूनिंग फॉर्क तो सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है F0, ये सेम ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे भी यूज किया जा रहा है। तो L2 लेंथ पे जब रिजोनेंस आया होगा, इस समय मुझे बता सकते हो कौन सा हार्मोनिक होगा? सोच के बताओ, क्या लगता है? क्या सेकेंड हार्मोनिक होगा या सीधा थर्ड हार्मोनिक मिल गया होगा? पाइप क्लोज एट 1 मिनट, सीधा थर्ड हार्मोनिक मिल गया होगा। ये नोड और यहाँ पे एक लूप बन गया होगा इस तरीके से, और एक लूप के बाद वापस और आधा लूप, ये एंटी नोड। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1.5 लूप क्रिएट हो रहा है। एंड करेक्शन यहाँ पे भी लेंगे, सेम एंड करेक्शन होगा ई। एंड करेक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द डायामीटर, कौन से हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता उसका। तो यहाँ पे L2 प्लस ई विल बी 3 लैम्डा बाई 4। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो L2 माइनस L1 जो है वो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, एंड लैम्डा विल बी 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा लैम्डा टाइम्स F0। इस एक्सपेरिमेंट से भी अपन स्पीड ऑफ साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो मुझे एंड करेक्शन भी इस फॉर्मूला के बजाय अगर एक्सपेरिमेंटली निकालना हो, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 में से एंड करेक्शन भी निकाल सकता, लैम्डा को एलिमिनेट करके। 3 टाइम्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 को ऐसे ही रहने दूं और इनके LHS को इक्वेट कर दूं, क्योंकि RHS तो सेम हो जाएंगे ना ऐसा करने पर, 3 लैम्डा बाई 4। तो 3L1 प्लस 3E इक्वल्स टू L2 प्लस E। दैट मीन्स 2E विल बी L2 माइनस 3L1। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। ये एंड करेक्शन भी अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, और डिटरमाइन करके अपन चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। ओके, समझ में आया सबको ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते, एक सेकंड। ये कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है कुंस ट्यूब। कुंस ट्यूब, ये वाले एक्सपेरिमेंट में ये एक फिक्स्ड डिस्क है, क्लैम्प किया हुआ है इसको, बीच में एक गैस भरा हुआ है और राइट में एक मूवेबल पिस्टन, और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं अपन ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी F0। इसको रॉड से हिट करवा रहे, तो रॉड भी F0 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, रॉड का वाइब्रेशन आगे ट्रांसफर होगा, और अंदर जो गैस भरा हुआ है वो भी सेम F0 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। और मूवेबल पिस्टन से अपन गैस का ये लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? ये लेंथ को एडजस्ट करके अपन गैस को रिजोनेंस में वाइब्रेट करवा सकते हैं। रिजोनेंस मतलब F0 फ्रीक्वेंसी जो है वो गैस के किसी तो हार्मोनिक से मैच हो जाएगा, फंडामेंटल सी हो जरूरी नहीं, बट किसी से तो मैच हो जाएगा, राइट? तो ये जो X है, X इज एडजस्टेड टू गेट रेजोनेंस। मूवेबल पिस्टन को मूव करवा के X को एडजस्ट कर दो, रेजोनेंस मिल जाएगा। और एक बार रेजोनेंस मिल गया उसके बाद वापस इसको शांत होने दो, वाइब्रेशंस को डाई डाउन होने दो, और यहाँ पे एक पाउडर को स्प्रे कर दो। स्प्रेइंग द लाइकोपोडियम पाउडर, एक ऐसी स्पेशल पाउडर है ये, इसको स्प्रे कर दो पूरे सरफेस पे, इसको इवनली स्प्रे कर दो, ठीक है? ऐसा करने के बाद वापस ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करवा। हमने रेजोनेंस कंडीशन के लिए ऑलरेडी ये लेंथ एडजस्ट कर दिया था। तो अभी क्या होगा, अभी जो एयर के पार्टिकल्स है वो हर जगह वाइब्रेट करेंगे, राइट? हर जगह ऑसिलेट करेंगे। बट ऐसे कौन से स्पेशल पॉइंट्स होंगे जहां पे एयर के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे? क्या बोलते हैं उन स्पेशल पॉइंट्स को? No. डिस्प्लेसमेंट नोड्स, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर एयर पार्टिकल्स विल नॉट मूव एट ऑल। एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट तुम समझ पा रहे हो ना? लेट मी डिनोट द एयर पार्टिकल्स विद दिस ब्लू कलर, और जो रेड कलर है वो मान लो नोड्स वाले एयर पार्टिकल्स है। तो नोड्स वाले एयर पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे, मगर बाकी सारे एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे लेफ्ट और राइट। और जैसे ये ब्लू कलर वाले एयर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे, रेड वाले मूव नहीं कर रहे,
तो ब्लू वाले एयर पार्टिकल्स नीचे के जो पाउडर को क्लीन ऑफ कर देंगे, ब्लू के नीचे जो पाउडर होगा वो क्लीन ऑफ हो जाएगा इस ब्लू के वाइब्रेशन से। मगर जो पाउडर रेड वाले एयर पार्टिकल्स के नीचे होगा, क्या वो अपनी जगह से हिलेगा? No. नो। तो आफ्टर सम टाइम हमें दिखेगा कि पाउडर्स के ऐसे हीप्स फॉर्म हो गए, और जहां पे भी पाउडर के हीप्स फॉर्म हुए होंगे वो कौन से पॉइंट्स होंगे? कौन से पॉइंट्स पे लगता है हीप्स फॉर्म हो सकते हैं? Yes, no. नोड्स, डिस्प्लेसमेंट नोड्स। और दो हीप्स के बीच का अगर मैं लेंथ मेजर कर लूं तो ये मुझे दो नोड्स के बीच का लेंथ दे देगा, और दो नोड्स के बीच का लेंथ λ/2 होता है, राइट? तो इस सेटअप से भी अपन लैम्बडा निकाल सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बस अलग अलग तरीके हैं लैम्बडा निकालने के। फ्रीक्वेंसी पता है और उससे फिर स्पीड ऑफ साउंड भी मिल जाएगा λ/f0। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना हर एक में? ठीक है, समझ में आ गया ये भी? कुंट्स ट्यूब। इस पे कुछ एग्जांपल्स ये भी ट्राई कर लेना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बीट्स। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। बीट्स मतलब क्या होता है उसको समझते हैं पहले। तो बीट्स बस एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। अगर मान लो दो साउंड वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, वो अगर x इक्वल टू 0 पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 पे जो ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला टर्म है उसमें x को 0 डाल देंगे, तो वेव इक्वेशन विल बी सिंपली y1 इक्वल टू a cos ओमेगा 1t एंड y2 इक्वल टू a cos ओमेगा 2t। तो इनके इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव निकल के आएगा वो कैसे निकालेंगे? सिंपली y1 प्लस y2 कर देंगे। यहाँ पे अपन वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते मैक्सिमा और मिनिमा वाला, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए याद है ओमेगा सेम होना जरूरी था। दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे अपन ओमेगा को अलग ले रहे, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा उसको अपन बेसिक से ही करना होगा। बेसिक से मतलब अपन सिंपली ऐड कर सकते हैं y1 एंड y2। तो एम्पलीट्यूड a कॉमन ले लो, अंदर cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t बच जाएगा, जिसपे अपन cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली ऐसा करने पर y की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। y इक्वल्स टू 2a, 2 टाइम्स a cos 2 pi f1 माइनस f2 अपॉन 2 टाइम्स t इंटू cos 2 pi f1 प्लस f2 अपॉन 2 टाइम्स t। देखो ये सब लोग कन्विंस्ड हो कि नहीं? ऐसा इक्वेशन आ रहा है, देख पा रहे हो? ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबको पता होगा ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पर ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अभी इस इक्वेशन का अपन एनालिसिस करेंगे कि ये जो इक्वेशन आ रहा है ये कैसे बिहेव करेगा। सो इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो ग्राफ प्लॉट करने का एक तरीका तो होता है कि ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर में ये इक्वेशन डाल दो, वो तुम्हें ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। बट बिना सॉफ्टवेयर के अगर इसको समझना है कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाए, मैथ्स में भी तुमने सीखा होगा ना ग्राफ प्लॉटिंग टेक्निक्स, उसको अप्लाई करते। तो यहाँ पे दो कलर मैंने मार्क किए हुए, ग्रीन वाला कॉस फंक्शन और पिंक वाला कॉस फंक्शन। इसमें से कौन से कॉस फंक्शन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाई दे रहा है? ग्रीन वाला या पिंक वाला? पिंक वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा ना, वहां पे f1 प्लस f2 है और ग्रीन वाले का f1 माइनस f2। सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दूं एज एन एग्जांपल, अच्छा ओमेगा को मैंने 2 पाई f लिख दिया था इसलिए वो f में कन्वर्ट हो गया, फिर f इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर मान लो मैं 100 हर्ट्ज मान रहा हूं और दूसरे का लेट से मैं 102 हर्ट्ज मान रहा हूं, राइट? सो बेसिकली वी हैव टेकन टू वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जो बीट्स का कंडीशन होगा। सो जो f1 f2 माइनस f1 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा? 1 हर्ट्ज। और f1 प्लस f2 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा? 101 हर्ट्ज। दैट मीन्स जो ब्लू वाला सॉरी जो ग्रीन वाला कॉस का टर्म है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 1 हर्ट्ज होगा, और जो पिंक वाला कॉस का टर्म है उसका फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही ज्यादा है, 101 हर्ट्ज। ये देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा। क्लियर सो फार? ये कंपैरिजन देख पा रहे हो कितना हाईली फ्रीक्वेंसी डिफर कर रहा है।
और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर ग्रीन वाला 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो पिंक वाला 100 साइकिल्स कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में। तो अगर मैं ग्रीन वाला ग्राफ बना दूं, ग्रीन वाले इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना दूं, आई होप कलर से तुम इजीली देख पा रहे हो ना, इसलिए मैंने कलर कोड किया हुआ है। ग्रीन वाला मतलब F1 माइनस F2 वाला। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, पिंक वाले को भूल जाओ भी, खाली ग्रीन वाले को देखो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक सिंपल कॉस फंक्शन, ये ग्राफ आ जाएगा, राइट। कॉस का ग्राफ सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक काम करते, 2a को भी ग्रीन के साथ क्लब कर देते, ये पूरे का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा। सब लोग फॉलो कर रहे हो अभी तक मैंने जो बताया? कुछ Yes, डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर आगे लिंक टूट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? दिस विल बी 2a। अभी ये जो ग्रीन वाला कॉस का इक्वेशन है वो एक ऐसे कॉस के इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है जो बहुत ही फास्ट फ्लक्चुएट कर रहा है। दिस इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यस और नो? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और इसकी रेंज क्या होगी? ये कहां से कहां फ्लक्चुएट करेगा? कोई भी कॉस या साइन फंक्शन कहां से कहां फ्लक्चुएट करता है? कौन से कौन से वैल्यू? -1 to -1 से 1 बहुत ही फास्ट फ्लक्चुएट करेगा, राइट। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ये वाले टर्म से। तो अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे ये 1 है, किसी इंस्टेंट पे ये पिंक वाला फंक्शन अगर 1 है, तो ग्रीन वाला तो एज इट इज रह जाएगा। बट अगले इंस्टेंट पे जब वो -1 हो जाएगा तो ग्रीन वाला भी तुम देख पा रहे हो रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर जो ग्राफ होगा ग्रीन वाले इक्वेशन का वो ऐसा हो जाएगा, यस और नो? तो बेसिकली एक इंस्टेंट पे पॉइंट यहाँ पे था, जब ये 1 के इक्वल था, अगले इंस्टेंट पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जब वो -1 पे पहुंचेगा। और ग्रीन वाले का मैंने खाली एक ही साइकिल बनाया, और इस एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग पिंक वाले के कितने साइकिल्स आ जाएंगे इसके अंदर? अगर मैं ऐसे बनाऊं ये, तो 100 साइकिल्स आ जाएंगे। मैं 100 तो ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा, मैं जो स्पेसिंग यहाँ पे बना रहा हूँ तुम इमेजिन कर पा रहे हो, उससे भी कम स्पेसिंग में ये ऑसिलेट करेगा। ये कौन से इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पिंक इक्वेशन। तो बेसिकली ऐसे टाइप के इक्वेशंस को जब हमें प्लॉट करना होता है ग्राफिकली, तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है वो इस तरीके से एक एनवलप क्रिएट कर रहा होगा। द लो फ्रीक्वेंसी टर्म इज क्रिएटिंग एन एनवलप, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले इक्वेशंस होंगे वो इस एनवलप की तरह इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। ये फील कर पा रहे हो? देखो वैसे तो तुम ग्राफ्स प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से प्लॉट कर ही सकते हो, तुम्हें उससे भी ऐसा शेप मिल जाएगा। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट ताकि तुम फील कर पाओ कि ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, राइट। तो जो इक्वेशन है उसका ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और इस ग्राफ को देख पा रहे हो, ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? x इक्वल्स टू 0 वाले पोजीशन पे टाइम के साथ जो फ्लक्चुएशंस आएगा y में, वैसा ग्राफ है। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर x पे y के कुछ पीक्स आ रहे, ये सारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स 1 एंड 2, दे करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम y। तो वहां पे सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी डिटेक्ट होगा, इनको मैं पीक बोल सकता। और ये सारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट 3 एंड 4, ये सारे मिनिमाज है, यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगा। मतलब x इक्वल्स टू 0 पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा, जो लिसनर खड़ा होगा, उसको क्या सुन रहा होगा? साउंड अचानक से बहुत हाई इंटेंसिटी का हो गया, बड़ा, फिर डाई डाउन हो गया 3 पे, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस डाई डाउन हो गया। तो उसको, उसका टाइम पीरियड क्या डिटेक्ट करेगा वो? कहने से दो पीक्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, जब वापस पीक डिटेक्ट हुआ तो सेम चीज वापस रिपीट होने वाली। सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू पीक्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू पीक्स, इसको मैं टाइम पीरियड मान सकता। टाइम पीरियड का मतलब ही वो होता है ना जिस टाइम इंटरवल के बाद वो वापस सेम चीज रिपीट कर। और यहाँ पे पीक जो है वो एम्पलीट्यूड का काम कौन कर रहा है? ये एनवलप, ये जो एनवलप का इक्वेशन है, जब ये इक्वेशन मैक्सिमम देगा
वहां पे पीक डिटेक्ट हो जाएगा, और जब ये इक्वेशन 0 देगा वहां पे मिनिमा डिटेक्ट हो जाएगा, 0 इंटेंसिटी। तो चेक करो कि ये वाला इक्वेशन मैक्सिमम कब होगा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैग्नीट्यूड वाइज, +-1। यहाँ पे +1 और -1 का सिग्निफिकेंस है ही नहीं, +-1 दोनों चलेगा क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो कॉज ऑफ सम एंगल को अगर मुझे +-1 करना है, दैट मीन्स दैट सम एंगल शुड बी इक्वल्स टू 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, इट कैन बी n पाई। और यहाँ पे सम एंगल मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल में क्या बचेगा, सिर्फ पाई f1 माइनस f2 टाइम्स t। दैट मीन्स t की वैल्यू 0 आ सकती है, और 1/f1 माइनस f2, और 2/f1 माइनस f2 एंड सो ऑन। इन सारे टाइम इंटरवल्स में क्या डिटेक्ट हो रहा होगा, मैक्सिमस। और इनके बीच का टाइम गैप क्या होगा, दो मैक्सिमस को डिटेक्ट करने के बीच का टाइम गैप क्या होगा, t2 माइनस t1 कर दो या t3 माइनस t2 कर दो, एक ही बात है। तो ये टाइम इंटरवल 1/f1 माइनस f2 हो जाएगा, जिसको अपन टाइम पीरियड बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज डिटेक्टेड, 1/Δt। तो लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगा, किसका फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमस को डिटेक्ट करने वाला फ्रीक्वेंसी, वो f1 माइनस f2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो फाइनल रिजल्ट है जो कि इतना सिंपल आ रहा है। जनरली बुक्स में या फिर लेक्चर्स में खाली ये फाइनल फॉर्मूला रटवा देते हैं कि ये रट लो, इससे तुम्हारे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे आते हैं, f इक्वल्स टू f1 माइनस f2, जो मेंस लेवल के होते हैं और मोस्ट ऑफ द एडवांस लेवल के भी होते हैं। मगर एडवांस लेवल में भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं उन 10% में से, वो क्वेश्चन खाली ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्रैक नहीं हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जो हमने अभी पढ़े। जो पीक्स ने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया ना, दो पीक्स के बीच का टाइम इंटरवल टाइम पीरियड होता है, एंड इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने दो पीक्स का इंटरवल लिया, वैसे ही मैं दो मिनिमास का भी इंटरवल ले सकता था, एक ही बात है, उससे भी रिजल्ट सेम आ जाता। राइट, सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं मिनिमास लेता, मिनिमास के लिए मैं क्या करता, जो कॉस के अंदर वाला एंगल है उसको मैं π/2, 3π/2 एंड सो ऑन इसके इक्वेट कर देता, तो करस्पॉन्डिंग टाइम ये आ जाता। और इनका भी अगर तुम टाइम डिफरेंस लेते तो सेम रिजल्ट आता, एंड फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 के इक्वल आ जाता। एंड सेम फॉर मैक्सिमस, जो अपन ऑलरेडी पिछले स्लाइड पे कर चुके हैं। राइट, सो अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखो, बीट फ्रीक्वेंसी created because of interference of two waves of frequencies f1 and f2 will be simply the difference of their frequencies, f1 minus f2। इसका मैग्नीट्यूड ले लेना क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, सबने परसेप्शन ऑफ हियरिंग के बारे में पढ़ा। अगर हमारे कानों को, ह्यूमन ईयर को, दो डिस्टिंक्ट साउंड्स को अगर डिटेक्ट करना है, अगर उसको ये फर्क समझना है कि हाँ भाई दो अलग अलग साउंड आ रही है, तो उन दोनों साउंड्स के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 0.1 सेकेंड्स। ये तुमने शायद पढ़ा होगा स्कूल में। अगर 0.1 सेकेंड्स के गैप के अंदर अगर दो साउंड वेव्स तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो तुम्हें दो पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा कि वो एक ही है, तुम उसमें फर्क नहीं पता लगा पाओगे। राइट, दैट मीन्स अगर टाइम 0.1 सेकेंड से बड़ा होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज से छोटा, तो बीट्स को डिटेक्ट करने का कंडीशन क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज, तभी उसको अपन डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, सवाल में और भी कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी टू क्रिएट साउंड वेव्स। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मान लो मैं वैक्स अप्लाई कर दूं, ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर अगर मैं वैक्स अप्लाई कर दूं या फिर उसका लोडिंग कर दूं, ऐसे वर्ड्स तुम्हें दिखाई देंगे सवाल में, लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, अप्लाइंग वैक्स। तो ऐसा करने पर अपन क्या कर रहे हैं, उस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जो भी उसका एक्चुअल होना चाहिए
उससे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और अगर मान लो मैं ट्यूनिंग फॉक की घिसाई करता हूँ, घिसाई मतलब फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉक, तो ऐसा करने पर ट्यूनिंग फॉक का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये इंक्रीजेस होना चाहिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे सवाल आ सकते? मान लो दो ट्यूनिंग फॉक है, एक का फ्रीक्वेंसी पता है 100 हर्ट्ज और दूसरे का नहीं पता है, बट मुझे सवाल में दिया है कि भाई उनका जो बीट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों से जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसका बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। मुझे बताओ क्या इस इंफॉर्मेशन से तुम F2 प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या F2 की डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो या दो वैल्यूज में कंफ्यूजन होगा? बताओ F2 की कौन से दो वैल्यूज में अभी भी कंफ्यूजन है? क्या क्या हो सकती है F2 की वैल्यू अगर बीट फ्रीक्वेंसी 4 है तो? मतलब डिफरेंस 4 होना चाहिए, राइट? दैट मींस F2 कैन बी आइदर 104 और 96। 96. तो स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन कि इन दोनों में से भाई कौन सा होगा, ये क्वेश्चन मार्क है अभी भी। तो सवाल में बीट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक और कंडीशन देंगे वो लोग, दे कैन से दैट अगर मैं F1 को लोड करता हूं, इफ ट्यूनिंग फॉक 1 is loaded or applied with wax, then the beat frequency let's say increases। ऐसा एक स्टेटमेंट दे दी, वन एडिशनल स्टेटमेंट टू रिमूव दिस कंफ्यूजन। तो मुझे बताओ जब मैं 1 को लोड कर रहा हूँ, 1 को लोड करने पर उसका फ्रीक्वेंसी 100 से 101 होगा या 99 होगा? कौन से चांसेस ज्यादा है? इसको जब मैंने लोड किया या फिर वैक्स अप्लाई किया तो क्या लगता है क्या होगा? 100 से कितना हो जाएगा? 99. 99 हर्ट्ज। एंड 100 से 99 हर्ट्ज होने पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो ये कब हुआ होगा? इसके 104 रहने पर या 96 रहने पर? डिफरेंस कब बढ़ा होगा? ये डिफरेंस इंक्रीज कब हुआ होगा? बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस ना। तो इससे अपन 96 को एलिमिनेट कर सकते और बोल सकते कि अगर F2 104 रहा होगा तभी 1 को लोड करने पर जब उसका फ्रीक्वेंसी कम हुआ होगा, बीट फ्रीक्वेंसी विच इज डिफरेंस वो बढ़ गया होगा। ये लॉजिक समझ में आया? ओके, तो इस लॉजिक पे ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आ सकते। एक को लोड किया, एक पे वैक्स लगाया, एक को फाइल किया, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कम हो गया, कॉन्सेप्ट सेम है। बीट फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। लोड करने पर फ्रीक्वेंसी कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एकदम मामूली सा कम होगा, एंड फाइल करने पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बस ये लॉजिक अप्लाई कर दो, इससे तुम्हारे बीट्स के क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग 10% क्वेश्चन अपन बाद में सॉल्व करेंगे साथ में, जिसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहे हो। ठीक है, तो ये सवाल अटेम्प्ट कर देना, आई एम गिविंग दिस फॉर होमवर्क। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। साउंड वेव्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डॉपलर इफेक्ट मतलब अगर मान लो सोर्स और लिसनर ये दोनों अलग अलग स्पीड से भाग रहे, तो सोर्स ने जिस भी फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जनरेट किया होगा, लिसनर को वो सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगा, उसको अलग सुनाई देगा, राइट? तो इसको कैसे समझेंगे? अगर मान लो ये सोर्स है और ये एक साउंड वेव एमिट कर रहा है, इसको एक फर्स्ट वेव पल्स मान लेते हैं। फर्स्ट वेव पल्स, वेव पल्स मतलब कोई भी वेव का एक पार्ट, और वेव का एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट जो कि एग्जैक्टली सेम फेज में होगा, वो पार्ट ये सोर्स कितने टाइम बाद जनरेट करेगा? एक टाइम पीरियड के बाद, यस और नो? तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड टी मान लूं, कैपिटल टी, तो आफ्टर वन टाइम पीरियड वो एग्जैक्टली सेम वेव पल्स जनरेट कर देगा जो कि एग्जैक्टली सेम फेज में होगा। और डिस्टेंस बिटवीन सेम फेज्ड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन सेम फेज, इसका क्या स्पेशल नाम होता है? वेवलेंथ, राइट? तो यहाँ पे मान लेते c इज द वेव स्पीड,
Vs is the source speed, और इसी का रेफरेंस ले लेते और चेक करते कि टी टाइम के बाद सिचुएशन क्या होगी एक टाइम पीरियड के बाद। तो ये जो वेव पल्स है वो भी राइट में ट्रेवल कर रहा है सी स्पीड से, सोर्स भी राइट में ट्रेवल कर रहा है वीएस स्पीड से। यहाँ पे अपन सब जगह अज्यूम करेंगे कि भाई सोर्स का जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है मगर वो उसको फिर सुपरसोनिक कंडीशन बोलते हैं। एयरप्लेन्स वगैरह कुछ होते हैं स्पेशल प्लेन्स जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट जाते हैं, दैट इज सुपरसोनिक कंडीशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपन हमेशा ये कंडीशन मान के चलेंगे, ऑल द स्पीड्स आर लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो अभी टी टाइम के बाद मुझे बताओ फर्स्ट वेव पल्स कितना आगे पहुंच गया होगा। ये जो फर्स्ट वेव पल्स आगे भाग रहा है सी स्पीड से, टी टाइम के बाद कितना आगे पहुंच गया होगा वो? lambda सी टाइम्स टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वैसे लैम्बडा भी सही है, अगर सोर्स स्टेशनरी होता तो उसी को मैं लैम्बडा बोल देता, करेक्ट। यहाँ पे सेकंड वेव पल्स एमिट होता और अगर सोर्स मूव नहीं कर रहा होता तो इस सी टाइम्स टी को ही अपन लैम्बडा बोलते, राइट। वो लॉजिक भी सही है, बट यहाँ पे मुझे बताओ सेकंड वेव पल्स सोर्स के ओरिजिनल पोजीशन पे जनरेट होगा या थोड़ा आगे, क्योंकि सोर्स भी मूव कर रहा है। सोर्स कितना आगे मूव कर गया होगा? फर्स्ट वेव पल्स तो सीटी आगे मूव कर गया, व्हाट अबाउट सोर्स, व्हाट डू यू थिंक? सोर्स जो है वो वीएसटी से आगे मूव कर गया होगा, यस और नो? सोर्स वीएस स्पीड से जा रहा है और सोर्स इस पोजीशन पे सेकंड वेव पल्स को जनरेट करेगा, दिस इज द सेकंड वेव पल्स। तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड वेव पल्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है तुम्हें? सी माइनस वी एस टी, और इसको मैं ऑब्जर्व वेवलेंथ बोल सकता हूँ। एक्चुअल वेवलेंथ जो होना चाहिए था पहले वो था सी टी। ये कब होता? जब सोर्स स्टेशनरी था, जब वी एस जीरो था। बट इस केस में जो वेवलेंथ होगा ऑब्जर्व वेवलेंथ, जब सोर्स भी मूव कर रहा है, व्हेन वी एस इज नॉट जीरो, तो ऑब्जर्व वेवलेंथ विल बिकम सी माइनस वी एस टी। वेवलेंथ मतलब दोनों वेव पल्स के बीच का डिस्टेंस, वेव पल्स मतलब सेम फेज में रहने वाले दो पार्टिकल्स। क्लियर है यहां तक सिचुएशन? मुझे बताओ क्या ये वेवलेंथ लिसनर पे डिपेंड कर रहा है? मान लो यहाँ पे अगर लिसनर भी होता, ये लिसनर कितने स्पीड से भाग रहा है, किस तरफ भाग रहा है, क्या इससे वेवलेंथ को कोई फर्क पड़ रहा है? नो। नो सर। वेवलेंथ जो है वो तो सोर्स ने फिक्स कर दिया, सोर्स कैसे मूव कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि वेवलेंथ क्या होना चाहिए। अगर मान लो इस सिनेरियो में सोर्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होता तो वेवलेंथ सी प्लस वी एस टी हो जाता, lambda dash would have become c plus vst if s was moving towards left। यहां तक स्टोरी क्लियर है, ये समझ में आ गया? तो अभी ये दोनों वेव पल्स आगे भाग रहे सी स्पीड से और आगे भाग के अभी वो लिसनर के कानों तक जाने वाले। तो लिसनर को अभी क्या सुनाई देगा, वो इन वेव्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो अपन आगे देखेंगे। सोर्स के तरफ की कहानी पूरी हो गई, अभी लिसनर की तरफ की स्टोरी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है किसी को भी बता पूछ लो। ओके लेट्स प्रोसीड, देखते हैं अभी लिसनर की तरफ क्या हो रहा होगा। ये सेम रेफरेंस लाइन को मैं नीचे एक्सटेंड कर रहा। अभी देखो फ्रीक्वेंसी के बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। लिसनर किस फ्रीक्वेंसी से इन साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा होगा, इन पल्सेस को रिसीव कर रहा होगा, उसको कैसे निकालेंगे? पहले तो अपन निकाल सकते हैं कि वो कितने टाइम इंटरवल में वो रिसीव कर रहा होगा, कितने टाइम पीरियड के साथ। मान लो लिसनर ने फर्स्ट वेव पल्स रिसीव कर लिया ऑलरेडी, फर्स्ट वेव पल्स रिसीव करने के बाद सेकेंड वेव पल्स रिसीव करने के लिए वो जो टाइम ले रहा है, कैन आई से दैट इज अ टाइम पीरियड फॉर द लिसनर। उसको लग रहा होगा हर उतने टाइम के बाद सिमिलर वेव पल्स उसके कानों तक पहुंच रही, यस और नो? ये लॉजिक समझ में आया? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट वेव पल्स मान लो ऑलरेडी लिसनर के कानों तक पहुंच चुकी है। लिसनर जब यहाँ पे था तो उसने फर्स्ट वेव पल्स को एक्सेप्ट कर लिया ऑलरेडी, और मान लेते हैं लिसनर पे अभी भाग रहा है,
जनरल केस ले लेते, लेट्स से लिसनर इज आल्सो रनिंग विद सम स्पीड vl, और ये जो वेव पल्स है वो तो c स्पीड से ही भाग रहा होगा, राइट? एंड सेकेंड वेव पल्स कितनी दूरी पे फर्स्ट वेव पल्स को फॉलो कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे था ये सेकेंड वेव पल्स, ये भी हमें पता है, दिस डिस्टेंस वाज c माइनस vst, ये सिचुएशन। तो फर्स्ट वेव पल्स रिसीव करने के बाद अगर मान लो t डैश इज द टाइम, t डैश इज द टाइम टेकन फॉर सेकेंड वेव पल्स, for second wave pulse to reach the listener, after first wave pulse has already reached, okay, ये मान लेते t डैश को, that means t डैश टाइम पे सेकेंड वेव पल्स लिसनर तक पहुंच गया होगा, यही मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो मान लेते टी डैश टाइम के बाद लिसनर कितना मूव किया होगा टी डैश टाइम में, लिसनर जो है वो तो वीएल टी डैश मूव कर गया होगा, यस और नो, लिसनर यहाँ पे आ गया, एंड सेकेंड वेव पल्स जो है वो भी इसी पोजीशन पे आ गया होगा, टी डैश टाइम में वो भी मूव करके इसी पोजीशन पे आ गया होगा सेकेंड वेव पल्स। फर्स्ट वेव पल्स को अभी गायब कर दो, ये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, सेकेंड वेव पल्स अभी यहाँ पे आ गया होगा, एंड सेकेंड वेव पल्स सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो उसने ct डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, राइट? तो ct और vl t डैश, सॉरी ct नहीं, ct डैश ही ट्रेवल किया होगा उसने, t डैश टाइम मान रहे हैं ना, तो ct डैश और vl t डैश को यूज करते हुए ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, c माइनस vl t डैश, एंड दिस शुड बी सेम एज c माइनस vst, समझा ये लॉजिक? तो c माइनस vst को अपन c माइनस vl t डैश से इक्वेट कर सकते हैं, t मतलब 1 अपॉन f नॉट, 1 अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एंड t डैश मतलब 1 अपॉन f डैश, जो फ्रीक्वेंसी रिसीवर ने परसीव किया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर f डैश कितना आ जाएगा, c माइनस vl अपॉन c माइनस vs टाइम्स f नॉट, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश, द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट, जिसमें सोर्स का अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, c इज द स्पीड ऑफ साउंड, vl इज द स्पीड ऑफ लिसनर, vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स, तो जो लिसनर को परसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो इस तरीके से निकलेंगे। बट ये फॉर्मूला खाली इसी सिचुएशन के लिए आया ना जो ऊपर हमने अज्यूम किया था, ओनली फॉर अबाव सिचुएशन, जहाँ पे सोर्स भी राइट में जा रहा है, लिसनर भी राइट में जा रहा है, बट एक्चुअल में तो लिसनर सोर्स की तरफ भी भाग सकता था। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा, एक्चुअल फॉर्मूला में c प्लस माइनस vl कुछ भी हो सकता है, और नीचे भी c प्लस माइनस vs कुछ भी हो सकता है। प्लस या माइनस इसमें से क्या होगा, इसका अपन मेथड देखेंगे आगे, वी विल सी द मेथड, वी विल सी टू मेथड्स एक्चुअली, मेथड 1 एंड मेथड 2, कि प्लस और माइनस में से क्या लगाना है। बट तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए कि न्यूमरेटर में vl आएगा लिसनर, और डिनोमिनेटर में सोर्स आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, तुम्हें जो भी टेक्निक यूज करना है उससे। प्लस माइनस तुम इजीली फिगर आउट कर लोगे, मैं उसका एक टेक्निक बताऊंगा, ठीक है? ऊपर लिसनर नीचे सोर्स, ये फॉर्मूला रट लेना। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सो अभी देखते हैं कि प्लस माइनस कब कैसे लगाना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसका एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, लेट्स से मेथड 1, अगर ये सोर्स है और ये लिसनर है, जब भी सोर्स और लिसनर का मूवमेंट इस तरीके से होगा जिससे उनकी दूरी कम होगी, मतलब टूवर्ड्स अगर वो मूव कर रहे होंगे, तो वो वाला जो मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में इफेक्ट करेगा या कम करने में? क्या लगता है इंट्यूशन से? अगर सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है तो लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो ओरिजिनल से थोड़ा बढ़ गया होगा ना,
और लिसनर भी अगर सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया होगा। ये लॉजिक डाइजेस्ट कर पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. सो अगर मान लो सोर्स राइट में मूव कर रहा होता, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ डैश मुझे पता है सी वी एल सी वी एस। यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा वो डिसाइड करना है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा वो डिसाइड करना है। तो सोर्स अगर राइट में जा रहा है वी एस स्पीड से, तो इसका इफेक्ट एफ डैश को बढ़ाने में होगा या कम करने में होगा? एफ डैश को बढ़ाने में होगा, राइट? एफ डैश को बढ़ाने में होगा। और मुझे बताओ फॉर्मूला में सोर्स कहाँ पे है, वी एस कहाँ पे है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में रहते हुए वो एफ डैश को कैसे बढ़ा पाएगा? विद प्लस साइन और माइनस साइन। Minus. अगर वो एफ डैश को बढ़ाना चाहता है डिनोमिनेटर में रहते हुए, तो वो माइनस साइन के साथ ही बढ़ा पाएगा। तो सोर्स के ग्रीन वाले मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये लॉजिक समझो? और अगर मान लो सोर्स लेफ्ट में मूव कर रहा होता, तो इसका ये वाला जो मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा होता। और डिनोमिनेटर में रहते हुए अगर वो फ्रीक्वेंसी कम करना चाहता है, तो अपन क्या ले लेंगे? प्लस साइन, है ना? ये सोर्स की बात हो गई। वैसे ही लिसनर की बात करते हैं। अगर लिसनर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होता, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाता या कम करता? बड़ा था. ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता। और लिसनर इज इन द न्यूमरेटर, तो अगर उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो उसको प्लस ले लेंगे अपन। एंड सिमिलरली अगर लिसनर मूव करता राइट में, तो इसके इस मूवमेंट से फ्रीक्वेंसी कम हो जाता। कौन सा फ्रीक्वेंसी? जो लिसनर सुन रहा है। और फ्रीक्वेंसी कम हो जाता तो अपन माइनस ले लेते। सो दिस इज मेथड 1। ये लॉजिक से समझ में आ गया कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। आसान है ये मेथड। Yes, sir. पर्सनली मैं भी ये वाला मेथड प्रीफर करता हूँ, प्रीफर्ड ओवर मेथड 2 जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला। तो अगर ये समझ में आ गया तो मेथड 2 नहीं भी पढ़ा नहीं भी ध्यान दिया तो भी चलेगा, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें एक और मेथड 2 भी बता देता हूँ। इन मेथड 2 वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली, जो हमने डिराइव किया था। दोनों साइड माइनस माइनस, ये अपन ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बस इस फॉर्मूला में अपन एक साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अगर ये सोर्स है और ये लिसनर है, जैसे याद है अपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, इन द डायरेक्शन ऑफ रे वी टेक एज पॉजिटिव। तो वैसे ही यहाँ पे भी वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, सोर्स टू लिसनर वाला जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लेंगे। एस टू एल डायरेक्शन विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड उसका ऑपोजिट नेगेटिव। तो अगर मान लो सोर्स यहाँ होता और लिसनर यहाँ होता, तो मैं कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता? इस केस में लेफ्ट पॉजिटिव मान लेता और राइट नेगेटिव। समझा ये लॉजिक? तो ये कन्वेंशन फॉलो करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एग्जांपल, अगर मान लो सोर्स यहाँ पे है, लिसनर यहाँ पे, सोर्स राइट में मूव कर रहा है वी एस स्पीड से और लिसनर लेफ्ट में मूव कर रहा है वी एल स्पीड से। तो इस एग्जांपल में पहले तो बताओ कन्वेंशन क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव? सोर्स टू लिसनर पॉजिटिव, मतलब राइट पॉजिटिव होगा एंड लेफ्ट नेगेटिव होगा। तो वी एस को मैं प्लस वी एस लूंगा या माइनस वी एस? Plus. वी एस को प्लस वी एस लूंगा और वी एल को Minus. माइनस वी एल लेंगे। और विथ प्रॉपर साइन ये वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो ऐसा करने पर जो एफ डैश है वो आ जाएगा सी माइनस वी एल, बट वी एल इज माइनस वी एल, तो सी माइनस ऑफ माइनस वी एल सी प्लस वी एल अपॉन सी माइनस वी एस, और वी एस प्लस वी एस ही है तो ये आ जाएगा। समझो? और अगर मैं मेथड 1 अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि सोर्स और लिसनर ये दोनों का मूवमेंट ऐसा है कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लिसनर जो न्यूमरेटर में वो प्लस के साथ आएगा एंड सोर्स जो डिनोमिनेटर में वो माइनस के साथ आएगा, ताकि दोनों ही फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करें। समझा? मेथड 1 मेथड 2 दोनों, तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे वो मेथड अप्लाई कर देना। एनी डाउट्स?
अगर मान लो VL VS सेम हो गया, उस केस में तुम देख पा रहे हो F डैश विल बी सेम एज F नॉट। अच्छा, ये फॉर्मूला में इनटू F नॉट भी आएगा, F डैश और F नॉट सेम हो जाएगा। अगर लिसनर सोर्स सेम ही स्पीड से भाग रहे तो लिसनर को वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा ओरिजिनली जो सोर्स ने एमिट किया, देयर विल बी नो चेंज। ओके, ये सारे पॉइंट्स रीड कर लेना, अपने सारे कवर कर लिए, एक बार पढ़ लेना फिर। अगर मान लो मीडियम भी मूव कर रहा है तो जो मैं सी लेता हूँ स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड जनरली विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया जाता है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम दिया जाता है। तो साउंड के केस में वो विंड के रिस्पेक्ट में होगा, और अगर विंड भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी VW, तो साउंड का जो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाले वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। काइनेमेटिक्स का रिलेटिव मोशन वाला फंडा लगा दो इधर। और डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला में अपन कौन सा वेलोसिटी ऑफ साउंड यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू विंड? विंड। नहीं, विंड को अपन ने कन्वर्ट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सी डैश यूज करेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ सी वी विल यूज सी डैश प्लस माइनस VL प्लस माइनस VS, ये यूज कर लेंगे। ओके, तो जो एक्चुअल जनरली सवाल में जो स्पीड दिया रहेगा वो किसके रिस्पेक्ट में रहा होगा, वो विंड के रिस्पेक्ट में रहा होगा। वो लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल विंड या फिर स्टेशनरी एयर इज दिस मच। तो ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या समझना चाहिए कि ये विंड के रिस्पेक्ट में दिया होगा, और अगर विंड भी ब्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंगली ये रिलेटिव मोशन का फंडा लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ये लिसनर है, तो हमें पता है कि साउंड ऐसे ट्रैवल करने वाला है, और साउंड का अगर C दिया हुआ है 330 मीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन्स ये विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है। एंड सवाल में बोला है कि विंड इस तरफ जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, तो फॉर्मूला में अपन C के बजाय C डैश यूज करेंगे, एंड वेक्टर एडिशन से वो 330 माइनस 20 आ जाएगा। वी विल यूज 310 मीटर्स पर सेकेंड। समझा ये लॉजिक? यस। ये कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेना। अगर मान लो सोर्स और साउंड किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे, तो अपन सिंपली उनके कंपोनेंट्स ले लेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। उनके कंपोनेंट्स ले लो, VS cos θ1 एंड V0 cos θ2, और इन कंपोनेंट्स को तुम एज VS एंड VL डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला में यूज कर लो। ओके, तो इस पे बेस्ड भी कुछ एग्जांपल्स तुम ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अभी एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको भी एक एग्जांपल की तरह ही देखो जिसमें साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रही। मान लो एक कार है जो आगे ट्रेवल कर रही विद सम स्पीड V1, आगे दीवार है, तो साउंड वेव्स दीवार से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस इस कार में बैठे ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। तो इस ऑब्जर्वर को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया होगा? मान लेते कार ने जो फ्रीक्वेंसी से साउंड भेजा था, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाज F0। तो इस सवाल को अपन दो पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में साउंड वेव्स दीवार रिसीव कर रहा है, यस और नो? तो फर्स्ट केस में मैं बोल सकता हूँ वॉल जो है वो लिसनर की तरह बिहेव करेगा। कैसा लिसनर, मूविंग और स्टेशनरी? स्टेशनरी। तो पहले केस में VL को 0 मान लेंगे, और कार जो है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, एंड सोर्स का स्पीड इस केस में V1 दिया हुआ है। तो वॉल को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया होगा वो होगा C ऊपर VL, C नीचे VS। अच्छा, VL तो 0 है, यहाँ पे वॉल का स्पीड 0 है, तो प्लस माइनस ऑल्सो डज नॉट मेक एनी सेंस, न्यूमरेटर में C बचेगा। एंड कार वॉल के तरफ मूव कर रहा है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, राइट? तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड कार का स्पीड V1, मतलब दीवार को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया वो C अपॉन C माइनस V1 टाइम्स F0, ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया होगा। ये समझ में आया सबको यहाँ तक?
अभी दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी सुना उसने एग्जैक्टली वही सेम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर दी। तो जब दीवार ने रिफ्लेक्ट किया तो सेकेंड केस में दीवार क्या बन गया? दीवार हैज बिकम अ सोर्स विथ फ्रीक्वेंसी एफ डैश, वो सेम एफ डैश फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो सोर्स बन गया। और कार में जो बैठा ऑब्जर्वर है वो क्या बन गया? Listener. लिसनर। कार में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो लिसनर बन गया, और उसको एफ डबल डैश मान लेते ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दी होगी, और लिसनर का जो स्पीड है वो इस केस में वही है v1। तो यहाँ पे एफ डबल डैश जो सुनाई दिया होगा, अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला सी वी एल सी वी एस। तो यहाँ पे सोर्स इज जीरो, दीवार स्टेशनरी है, और लिसनर जो है वो अगेन टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे प्लस लिखो या माइनस? Plus. प्लस दिस टाइम्स एफ डैश, एंड एफ डैश की वैल्यू भी डाल दो, सी प्लस वी एल अपॉन सी, एंड एफ डैश वॉज सी अपॉन सी माइनस वी एल टाइम्स एफ नॉट। तो तुम देख पा रहे हो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, समझ में आया? वी एल मतलब सेम v1 होगा, तो इसको v1 से रिप्लेस कर दो, सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा होगा उसको एक तो गाड़ी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट सुन रहा होगा जो गाड़ी से डायरेक्टली उसके कानों तक पहुंच रही, और एक फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर उसके कानों तक पहुंच रही होगी जिसका फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश है। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा उसके लिए डिफरेंस ले लो। बीट्स भी अपने आज ही पढ़ा है ना, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो उसको बीट फ्रीक्वेंसी के तौर पे सुनाई देगा। समझा ये कॉन्सेप्ट? एनी डाउट सो फार? आज का लेक्चर समझ में आ रहा है ना सबको? आई नो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बट एटलीस्ट समझ पा रहे हो? Yes, sir. प्लीज ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, प्रेफरेबली आज ही नोट्स कंप्लीट करके रिवाइज कर लेना। जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर अपन खाली ये डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चंस लेक्चर नोट्स के क्वेश्चंस ये सब अटेम्प्ट कर लो। इको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आसान है, तुमने स्कूल में भी पढ़ा था, इसको बस रीड कर लो एक बार। ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। और नोट्स के एंड में मैं और भी एक दो बहुत ही बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डालने वाला हूँ जिसको तुम्हें खाली रीड करना है, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है? तो इसके अलावा दिस विल कंप्लीट योर साउंड वेव्स। तो ये सारे थियोरीज नोट डाउन करके समझ के यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मैं तुम्हें फ्लो बता देता, जैसे तुमने ट्रांसवर्स वेव में किया था वैसे यहाँ पे भी करना। मैं तुम लोग के साथ एक एक्सरसाइज सेट शेयर करने वाला हूँ जिसमें सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ्स, इंटीजर, मैच द कॉलम, ऐसे सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे जैसे ट्रांसफर्स के लिए किया था। तो ये पहले अटेम्प्ट कर लो, देन यू कैन अटेम्प्ट एचसीवी साउंड वेव्स के क्वेश्चंस, एंड उसके बाद फिर तुम बुकलेट कर सकते हो। बुकलेट इज मिक्स्ड, बुकलेट में जो वेव्स है उसमें साउंड और ट्रांसफर्स दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस में मिलेंगे। ट्रांसफर्स वेव में भी तुमने ये पैटर्न फॉलो किया था ना? ट्रांसफर्स का हो गया था ये पूरा पैटर्न या पेंडिंग है? एक्सरसाइज सेट और एचसीवी अगर Sir, पेंडिंग है तो प्लीज खत्म कर दो। यस बताओ। सर एक्सरसाइज सेट के डाउट कब देंगे आप? एक्सरसाइज सेट के डाउट भी अपन प्लान करते हैं, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा उसके लिए, तो पहले अटेम्प्ट करके खत्म कर दो, फिर ट्रांसफर साउंड दोनों का मैं डाउट्स एक साथ ही ले लूंगा। ओके सर। एचसीवी के भी डाउट्स होंगे ना? एचसीवी सॉल्व कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो दोनों के डाउट्स मैं एक साथ ले लूंगा। एक्सरसाइज सेट में शायद कम डाउट्स होंगे क्योंकि उसके सॉल्यूशंस भी पीछे ही अटैच्ड है। आई होप वो भी तुम रिफर कर रहे हो। यस। तो रिफर करने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स बचते हैं तो एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर में क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ये सब खत्म कर देना नेक्स्ट वीक तक, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर।